हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जैव प्रकरण में पोषण के बारे में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वैसी सारी प्रक्रियाएं या सभी क्रियाएं, वैसी सभी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उस क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण के द्वारा क्यों नहीं पूरा हो पाती है। इसका कारण है स्टूडेंट, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और ये कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में और इसके अलावा बहुकोशिकीय जीवों को ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण के द्वारा नहीं पूरी हो पाती है। तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है, इसी कारण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण के द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां निम्नलिखित है। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। उत्तर हम बनाएंगे कि जीवों में
पोषण की दो प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 स्वपोषण और नंबर 2 परपोषण। हमारा चौथा सवाल है विद्यार्थीगण, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण। तो आप स्टूडेंट कैसे उत्तर बनाएंगे इसका? हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। हमारा पांचवा सवाल है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो स्टूडेंट, हम इसका उत्तर लिखेंगे, जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे परपोषण विधि। लेकिन आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, 6 को देखते हैं। 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो परपोषण की 3 मुख्य विधियां हैं। एक का नाम है, चाहे ऐसे लिखेंगे, 3 प्रकार के परपोषण की विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। नंबर 2 परजीवी पोषण। पोषण और नंबर 3 प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है, और तब उत्तर को लिखेंगे। पहले हेडलाइन बनाएंगे, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, और उसके बाद हम लिखेंगे 6CO2 समीकरण जो है 6CO2 प्लस 12H2O 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल इसके बाद जो है बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, प्लस 6H2O। अब स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो उत्तर इसका इस प्रकार लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन आप कॉपी में इसको इस प्रकार लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो स्टूडेंट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो है ये सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है? उत्तर होगा क्योंकि हरित लवक सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में ही होता है। हमारा 10 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर क्लोरोफिल, 2 नंबर सूर्य का प्रकाश, 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और 4 नंबर जल। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों को 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हमारा 11 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। आप उत्तर पूरा लिखेंगे, चूँकि हमारे पास समय नहीं है, आप पूरा लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कवक और जीवाणुओं में नहीं होती है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसलिए लगा करके हम लिख देंगे, इसलिए कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा एवं पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा एवं पैरामीशियम परपोषी जंतु हैं, परपोषी जंतु, और इन दोनों में प्राणी संभोजन परपोषण पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य के आहार नाल के निम्नलिखित भाग हैं, हेडलाइन बनाएंगे। 1 है मुंह, ग्रास नली, अमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय यानी पैंक्रियास, डिओडिनम, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम। तो ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम है, नंबर 1 निगल द्वार और नंबर 2 कंठ द्वार। हमारा प्रश्न संख्या 16 है स्टूडेंट, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो हम इसका उत्तर बनाएंगे, मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मुंह से। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रश्न संख्या 18 है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पौधे जो हैं भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का। इसका उत्तर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। हमारा 20वां सवाल है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। हम उत्तर लिखेंगे, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। उत्तर होगा अपघटक। हम इस वीडियो का PDF स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा परपोषी। तो हमारा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 का पोषी। प्रश्न संख्या 22 है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। मृत जीवी पोषण। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं स्टूडेंट, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो स्टोमाटा या रंध्र पत्तियों का वह भाग है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है पौधों के शरीर में प्रविष्ट करती है। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर लिखेंगे, पोषण के दृष्टिकोण से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। परपोषी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर लिखेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। खाद्य रिक्तिका या रसधानी खाद्य रिक्तिका में। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो हम स्टूडेंट इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली
संरचना को स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां। आप उत्तर अपने हिसाब से बनाएंगे स्टूडेंट। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो स्टूडेंट मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। हमारा उत्तर होगा ग्रास नली में। हम पूरा उत्तर लिखेंगे, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 30, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर लिखेंगे, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन। हमारा प्रश्न संख्या 31 है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत। हमारा प्रश्न संख्या 32 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर यानी यकृत है। यकृत, अंग्रेजी में इसको लीवर कहा जाता है, लीवर। हमारा प्रश्न संख्या 33 है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो उत्तर लिखेंगे छोटी आंत में। पूरा उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी होती है। अब हमारा प्रश्न संख्या 34 है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार देंगे स्टूडेंट, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर अवस्थित नली को सीकम कहते हैं। सीकम। अब स्टूडेंट हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय भवन के लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न का यह अंतिम प्रश्न है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, अपचा भोजन का भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। रेक्टम में संचित रहता है। स्टूडेंट हम जो है इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।